आज का हमारा टॉपिक है बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध। इसमें सामान्य संबंध के चारों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे। जो सामान्य संबंध के हमारे 4 पॉइंट्स थे वो थे हमारे बैंक ऋणी और ऋणदाता के रूप में, प्रन्यासी के रूप में, अभिकर्ता के रूप में और परामर्शदाता के रूप में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विशेष संबंध। विभिन्न प्रकार के खातों के संबंध में बैंकर और ग्राहक के बीच विशेष संबंध होते हैं। पहला है इसमें चालू खाता। जब ग्राहक के खाते में जमा शेष हो तो बैंकर ऋणी और ग्राहक ऋणदाता होता है। इसके विपरीत यदि नाम शेष हो तो ग्राहक ऋणी और बैंकर ऋणदाता हो जाता है। सेकंड पॉइंट आता है स्थायी जमा खाता। इसमें बैंकर एक विशिष्ट प्रकार का ऋणी होता है। इसमें अवधि समाप्त हो जाने पर भी जमाकर्ता को राशि स्वयं नहीं लौटानी पड़ती। धन वापस प्राप्त करने की मांग ग्राहक द्वारा ही की जानी चाहिए। परिपक्वता से पश्चात राशि नहीं निकालने पर बैंक स्वतः ही मैच्योरिटी तिथि से स्थायी जमा रसीद जारी कर सकता है। और तीसरा पॉइंट आता है इसमें ऋण खाता। इसमें बैंकर ऋणदाता और ग्राहक ऋणी होता है। बैंकर के अधिकार। बैंकर को अपने ग्राहकों के विरुद्ध 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं या प्राप्त हैं। पहला ग्रहणाधिकार, दूसरा भुगतानों के नियोजन का अधिकार, तीसरा प्रतिसाद का अधिकार और चौथा ब्याज, कमीशन, व्यय आदि चार्ज करने का अधिकार। इसमें हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ग्रहणाधिकार। बैंकिंग शब्दावली में ग्रहणाधिकार दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को उस समय तक रोके रखने का अधिकार है जब तक कि दूसरा व्यक्ति ऋण का भुगतान ना कर दे। ग्रहणाधिकार का मतलब उस अधिकार से है जिसमें ऋणदाता को ऋणी की संपत्ति को उस समय तक रोके रखने का अधिकार होता है जब तक कि ऋणी ऋण की संपूर्ण राशि चुका नहीं देता। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 171 के अनुसार ग्राहक द्वारा बैंक को देय खाते की बाकी राशि की वसूली के लिए ग्रहणाधिकार के अधीन बैंक की प्रतिभूतियां आदि अपने पास रोके रखने का अधिकार है। यह अधिकार उन समस्त प्रतिभूतियों पर लागू होता है जिन्हें ग्राहक ने बैंकर के रूप में उसे सौंपी है, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट नहीं है। किसी स्पष्ट अनुबंध के अभाव में यह ग्रहणाधिकार चल संपत्तियों पर भी लागू होता है। ग्रहणाधिकार की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट है जमा एवं संग्रहित राशि। बैंक ग्राहक की उस संपूर्ण जमा राशि को रोके रख सकता है जो ग्राहक ने बैंक में जमा कराई है। इसी प्रकार संग्रहित राशि को भी बैंक रोक सकता है। सेकेंड पॉइंट विनिमय साध्य विलेख। बैंक इम्प्लाइड प्लेस के अंतर्गत गर्भित बंधक के अंतर्गत इन प्रतिभूतियों को बेचकर अपना ऋण वसूल कर सकता है। थर्ड भुगतान के बाद छोड़ी गई प्रतिभूतियाँ। यदि ऋण चुकाने के बाद भी ग्राहक संबंधित प्रतिभूतियाँ छोड़ देता है या प्रतिभूतियों को बेचकर ऋण का भुगतान प्राप्त कर लेने के बाद भी कुछ राशि बैंक के पास बच जाती है और ग्राहक उस राशि को वापस नहीं मांगता, तो ऐसी परिस्थितियों में बैंक इन पर भी ग्रहणाधिकार का उपयोग कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है बैंकर की हैसियत से रखी गई समस्त संपत्तियों पर। बैंक केवल उन संपत्तियों पर ही ग्रहणाधिकार का उपयोग कर सकता है जो उसके पास बैंकर की हैसियत से रखी गई है। इसी प्रकार बैंक इस अधिकार का प्रयोग उन संपत्तियों के विरुद्ध ही कर सकता है जो ऋणी के व्यक्तिगत नाम और स्वामित्व वाली हो। संयुक्त खाता या उनके नाम में संयुक्त रूप से मौजूद प्रतिभूतियों पर बैंक सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। पांचवा पॉइंट है इस अधिकार के लिए अलग से अनुबंध नहीं है। सामान्य ग्रहणाधिकार के लिए अलग से अनुबंध या किसी समझौते की आवश्यकता नहीं होती। बैंकर को ये अधिकार भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 171 में अधिकार के रूप में दिया गया है। सिक्स्थ पॉइंट है
केवल ऋणी के नाम में। ग्रहणाधिकार का प्रयोग उस माल तथा जमा राशि में नहीं किया जा सकता जिस पर ऋणी तथा किसी अन्य व्यक्ति का संयुक्त रूप से स्वामित्व हो। तो ये सारे जितने भी पॉइंट हैं हमने वो ग्रहणाधिकार की विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो है ग्रहणाधिकार के अपवाद। निम्नलिखित परिस्थितियों में बैंकर इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। पहला, सुरक्षार्थ जमा। जब कोई ग्राहक बैंक के पास बहुमूल्य वस्तुएं और प्रतिभूतियां सुरक्षा के लिए जमा करवाता है तो इस स्थिति में बैंक निक्षेप ग्रहीता बन जाता है और बैंक इन वस्तुओं या प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है विशेष प्रयोजनार्थ जमा। यदि कोई ग्राहक किसी विशेष प्रयोजन को पूरा करने के लिए कोई प्रतिभूति या धन जमा कराता है तो बैंक इन वस्तुओं का किसी अन्य प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकता। ग्राहक का स्पष्ट आदेश बैंक के ग्रहणाधिकार को समाप्त कर देता है। तीसरा, भूल से छोड़ी हुई वस्तुएं। यदि कोई ग्राहक बैंक में कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या वस्तु भूल से छोड़ जाता है या बैंक के कर्मचारी बलपूर्वक छीन लेते हैं तो ऐसी संपत्ति पर बैंक का ग्रहणाधिकार लागू नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, अपरिपक्व ऋण। यदि किसी ऋण की देय तिथि अभी दूर है तो बैंक उस ऋण की वसूली के लिए ग्राहक की धनराशि या प्रतिभूतियों को रोककर नहीं रख सकता। फिफ्थ पॉइंट है विक्रयात वस्तुएं। यदि ग्राहक ने कोई प्रतिभूति विक्रय के उद्देश्य से बैंक में छोड़ी है तो यह प्रतिभूतियां विशेष उद्देश्य से छोड़ी हुई मानी जाएगी तथा इन पर ग्रहणाधिकार लागू नहीं होगा। सिक्स्थ पॉइंट है ग्राहक का दूषित अधिकार। ग्राहक के दूषित अधिकार वाली संपत्ति पर बैंक का ग्रहणाधिकार समाप्त नहीं होता किंतु बेजान साध्य प्रतिभूतियों पर यह नियम लागू नहीं होता बशर्ते बैंक ने उन्हें सद्विश्वास से मूल्य चुकाकर सावधानीपूर्वक प्राप्त की हो। सेवेंथ पॉइंट है अस्वीकृत ऋण की प्रतिभूति। यदि कोई ग्राहक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई प्रतिभूति सौंपता है और बैंक द्वारा वह ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता तो ऐसी संपत्ति पर बैंक का कोई अधिकार नहीं होता। आठवां पॉइंट, जहां जमा और दायित्व अलग अलग हो। बैंक द्वारा ग्रहणाधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब जमा राशि एवं ऋण एक ही ग्राहक के नाम में हो। और लास्ट पॉइंट है प्रन्यास राशि। यदि ग्राहक के नाम से किसी प्रन्यास का पृथक खाता है तो बैंक को ग्राहक के व्यक्तिगत खाते की बाकी रकम प्रन्यास खाते से वसूल करने के लिए ग्रहणाधिकार नहीं होता। तो ये हमारे विशेष संबंध में पहला बैंकर के अधिकार में जो भी हमने डिस्कस किया ग्रहणाधिकार। अब दूसरा पॉइंट आता है भुगतानों के नियोजन का अधिकार। यदि किसी ग्राहक के किसी बैंक की एक ही शाखा में कई खाते हैं तथा उसने भिन्न भिन्न तिथियों में ऋण लिया हो तो उसके द्वारा जमा कराई गई राशि के विनियोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में बैंक को उस राशि का ग्राहक के आदेश के अनुसार ही नियोजन करना होगा। यदि ग्राहक कोई निर्देश नहीं देता है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह जमा की गई रकम को अपने विवेक के अनुसार समायोजित कर ले। भुगतान के नियोजन के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फर्स्ट, ग्राहक के आदेशानुसार समायोजन। यदि ग्राहक के स्पष्ट आदेश से या परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो रहा हो कि ग्राहक ने किसी विशेष ऋण के शोधन के लिए राशि जमा कराई है तो ऐसी स्थिति में बैंक को ग्राहक के आदेशों का अनिवार्य पालन करना होगा। दूसरा पॉइंट है बैंक द्वारा समायोजन। ग्राहक राशि जमा करवाते समय कोई स्पष्ट आदेश नहीं देता है और ना ही परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि भुगतान की राशि को किस ऋण की अदायगी माना जाएगा, तो बैंक को अपने विवेक के अनुसार उस राशि को समायोजित करने का अधिकार है। बैंक प्राप्त राशि का उपयोग
कालातीत ऋणों के विरुद्ध भी कर सकता है। इस निर्णय की सूचना ग्राहक को दे देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, जब दोनों ही पक्ष भुगतान का समायोजन नहीं करें। जब बैंक तथा ग्राहक दोनों ही अपने अधिकारों का पालन नहीं करते हैं तो प्राप्त राशि का उपयोग कलेक्टर नियम के अनुसार किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है पहले ब्याज का भुगतान। ग्राहक से प्राप्त राशि का उपयोग सबसे पहले ब्याज के भुगतान के रूप में किया जाता है। शेष राशि का उपयोग कलेक्टर के नियम के अनुसार किया जाता है। नया खाता नियोजन केवल पुराने खाते से ही किया जा सकता है, नए खाते पर यह नियम लागू नहीं होगा। सूचना आवश्यक, नियमानुसार कार्य न करके अपनी इच्छानुसार कार्य करता है यदि कोई बैंक, तो उसकी सूचना ग्राहक को देनी पड़ती है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट, बैंकर के अधिकार का, भुगतानों के नियोजन का अधिकार, राइट टू एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रतिसाद का अधिकार, राइट टू सेट ऑफ। बैंक को किसी एक ही ग्राहक के दो या दो से अधिक खातों में प्रतिसाद सेट ऑफ करने का भी अधिकार प्राप्त है। बैंक ग्राहक के किसी खाते में जमा शेष राशि को नाम शेष वाले खाते में हस्तांतरित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ग्राहक के खाते में 10,000 रुपये का नाम शेष है तथा उसी बैंक में दूसरे खाते में 5,000 रुपये का जमा शेष है, तो बैंक 5,000 रुपये का प्रतिसाद कर शेष 5,000 रुपये का दावा कर सकता है। यह अधिकार न केवल एक ही शाखा में खोले गए विभिन्न खातों पर प्रयुक्त किया जा सकता है, बल्कि एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं में खोले गए खातों के संबंध में भी लागू होता है। इसमें दो बातें विशेष ध्यान रखने वाली आवश्यक है। फर्स्ट, समायोजन किए जाने वाले खाते एक ही नाम से होने चाहिए, और दूसरा, उस खाते में जमा राशि प्रन्यास राशि, ट्रस्ट राशि ना हो। और इसमें जो समायोजन किया जाता है, जो सेट ऑफ किया जाता है, उसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, वो निम्नलिखित है। पहला, दोनों खाते एक ही व्यक्ति को होने चाहिए। बैंक उन्हीं खातों की राशि का समायोजन कर सकता है जो एक ही व्यक्ति के नाम से संचालित हो रहे हों। यदि किसी ग्राहक ने अलग अलग हैसियत से दो खाते खोले हैं तो बैंकर इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, वर्तमान देय ऋणों पर बैंक केवल परिपक्व ऋणों के लिए ही खातों का समायोजन कर सकता है। भावी या आकस्मिक ऋणों के समायोजन के लिए ग्राहक के खाते की राशि को नहीं रोका जा सकता। थर्ड, ऋणों की रकम निश्चित होनी चाहिए। बैंकर द्वारा इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों द्वारा देय ऋणों की राशि निश्चित हो। बैंकर गारंटी दाता के खाते की जमा राशि से ऋण की रकम का तब तक समायोजन नहीं कर सकता जब तक कि गारंटी दाता के रूप में उसके द्वारा देय राशि निश्चित नहीं हो जाती। फोर्थ पॉइंट, विपरीत अनुबंध का अभाव। यदि इस अधिकार के विपरीत ग्राहक और बैंकर के बीच कोई समझौता किया गया है तो बैंकर इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट, एकाकी और संयुक्त खाते। एकाकी खाते में जमा राशि का संयुक्त खाते के ऋणों के शोधन हेतु समायोजन नहीं किया जा सकता, लेकिन जब ऋण के भुगतान का दायित्व अलग और संयुक्त होता है तो ऐसा किया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, कुर्की आदेश। बैंकर इस अधिकार का प्रयोग कुर्की आदेश लागू होने से पहले ही कर सकता है। ग्राहक के खाते में जमा बाकी में से दूसरे खाते की नाम बाकी घटा देने के बाद जो रकम शेष रहती है उसी पर ही कुर्की आदेश लागू हुआ समझा जाएगा। सेवेंथ पॉइंट, बैंक की इच्छा के अनुसार प्रयोग। बैंकर इस अधिकार का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार करता है। ग्राहक इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं दे सकता। ये हमारा तीसरा पॉइंट, बैंकर के अधिकार में प्रतिसाद का अधिकार। अब चौथा पॉइंट है हमारा ब्याज, कमीशन, व्यय आदि चार्ज करने का अधिकार। एक ऋणदाता के रूप में बैंकर को ग्राहक को दिए गए ऋणों पर ब्याज लेने का गर्भित अधिकार प्राप्त होता है। ग्राहक द्वारा देय ब्याज को उसके खाते में
नाम लिख दिया जाता है। बैंक चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के बदले में शुल्क वसूल करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं पर अनुशंक व्यय वसूल कर सकते हैं। ये हमारे चारों पॉइंट बैंकर के अधिकार में। अभी विशेष संबंध में हमारा एक पॉइंट और बाकी है, बैंकर का दायित्व, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।